तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल है बी पे, और tan ए की वैल्यू यहां पर गिवन है 1/√3। तो जल्दी से लिख लो tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और आपको ये फर्स्ट में क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये सब निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी रफ में बना लेते हैं। अब बीच में कोई बात नहीं करेगा, बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है यहां पर, देख के बताओ, राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। तो ये राइट एंगल वाले वर्टेक्स को बी मार्क करते हैं, ये हो गया ए और ये वाला वर्टेक्स हो गया सी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर tan A लिखा हुआ है, इसलिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी यहां पर, BC, और BC की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1, और बेस कौन सा होगा, BA, और उसकी वैल्यू कितनी है, √3। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्लियर? ओके, अब आपको यहां पर क्या चीज मिसिंग दिख रही है, हाइपोटेनियस, जो कि आपको फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, निकल गया। सो h² इज इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर यहां पर कितना है, 1, सो ये हो जाएगा 1² प्लस बेस कितना है, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 1 प्लस 3, सो h² इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो h की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2। हाइपोटेनियस आ गया 2, हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब ये कंप्लीट करने के बाद हम ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, कौन कौन सी, साइन ए की वैल्यू, फिर कॉस ए की वैल्यू, फिर साइन सी की वैल्यू, और कॉस सी की वैल्यू। ओके, चेक करते जाना। तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर किसे लिया जाएगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा, उसकी अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1, और हाइपोटेनियस किसे लेंगे, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो साइन ए आ जाएगा 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? कॉस ए, कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस कितना है इसका, √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सिमिलर वे में साइन सी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी देख के बताओ। साइन सी, तो इसमें P अपॉन H अप्लाई करेंगे, लेकिन अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड है, जो कि यहां पर कितना है, √3 अपॉन H हाइपोटेनियस, तो उसका हाइपोटेनियस कितना होगा, √3/2, तो ये आ जाएगा साइन सी का वैल्यू। फिर चाहिए आपको कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा, 1, और हाइपोटेनियस कितना होगा, 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा। यहां तक हो गया सबका? ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। तो सबसे फर्स्ट वाले में जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ध्यान से देखना, साइन ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 1/2, कॉस सी इस जगह पे क्या आएगा, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस फिर कॉस ए की वैल्यू चेक करो, हमने निकाली है कितनी, √3/2, इंटू साइन सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जो चारों वैल्यू हमने निकाली उनको इन चारों जगह पे पुट कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1/4, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा, 3/4। फाइनली दोनों को ऐड करने के लिए हम यहां पर लेंगे एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा, 4, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये 1 + 3,
सो आंसर आ जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर सबको? चलो सेकेंड वाला पार्ट इसका सॉल्व करो। हेलो, अभी तो मैं बिजी हूँ, बोलना 6:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे बोले थे तो 2 बजे तो आए नहीं। ठीक है, अब 6:30 7 बजे के बाद बोलना। ओके, नहीं नहीं मैं क्लास में बिजी हूँ, बोल देना। ये हो गया फर्स्ट पार्ट सभी का। सेकेंड पार्ट की वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, क्या आएगी? ओके, तो कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए की जगह पे √3/2, कॉस सी के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1/2, माइनस साइन ए साइन सी, तो साइन ए की प्लेस पे 1/2, साइन सी के प्लेस पे √3/2। तो ओवरऑल ये √3/4 आएगा, माइनस √3/4 आएगा, दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। हो गया सबका? ये चेक कर लो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करो जल्दी से। कौन सा? जो भी बोलता हूं नेक्स्ट ट्राई करो, वो नहीं बन रहा, वही नहीं बन रहा हो। अच्छा, हटा दो क्या? ये हो गया तो ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर देते हैं फिर। देख लो इधर, स्टार्ट कर दिया गया 10 सबने? ठीक है, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान से सुनो और समझो। क्या लिखा हुआ है? पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट क्यू। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और इसका राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है वहां पर मार्क कर दो क्यू। राइट एंगल वाले वर्टेक्स को मार्क कर दो क्यू। बाकी जो दो बचे वाले वर्टेक्स है वो पी और आर हो जाएंगे, तो हमने पी और आर मार्क कर दिए। क्या ये बना लिया सबने? अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें और गिवन है। यहां पर पी आर प्लस क्यू आर की लेंथ आपको गिवन है 25 और पी क्यू की लेंथ गिवन है 5। तो पहले हम पी क्यू को मार्क करते हैं 5 जो है। तो पी क्यू मतलब ये हो गया, ये वाली लेंथ हो गई 5। ओके, और पी आर, पी आर और क्यू आर, तो पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड्स का जो सम आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। क्या ये क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पी आर कितना है? x। लेट पी आर इज इक्वल्स टू x। पी आर को मैंने ले लिया x। लेट पी आर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये बताओ क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? दोनों का सम 25 है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 25 माइनस एक्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स। ओके, अब आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू। ये सब निकालने के लिए आपको चाहिए एक्स। तो एक्स कैसे निकालेंगे? क्या अप्लाई करेंगे यहां पर? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब वैल्यू पुट करो, तो h के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? x। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 25 माइनस एक्स। तो यहां पर आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है? 5, तो क्या आ जाएगा? ये 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अक्षांश, ये हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज राइट हैंड साइड में। यहां पर इसका क्या करोगे बताओ तो? ये वाली टर्म को आइडेंटिटी। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही कर देते, नहीं करना है। यहां क्या लगेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने जाओगे तो पहले होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। यहां तक क्लियर? अब सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर भेजता हूं। ये वाला एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इधर पे ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर था, ये आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट साइड में
25 की स्क्वायरिंग करोगे 625। यहां पर ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो 25 का डबल होता है 50 और ये हो गया x और माइनस भी लगा तो -50x प्लस 25। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इधर पे क्या बचा 0 और राइट साइड में 625 और 25 ऐड होगा। ये दोनों कितना होगा? दोनों का एडिशन 650 माइनस 50x। यहां तक क्लियर? अब -50x को उठा के इधर पे भेजो तो इधर आएगा तो +50x इज इक्वल्स टू 650। अब 50 को अपॉन में भेज दो तो x इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50। अब क्या होगा? ये 50 और ये 50 कट जाएगा, क्या बचेगा? अच्छा, ये 0 0 कट और ये 5 से कटेगा, कितने बार में आएगा? 30। ठीक है, मैं ये ऐसे ही करके देख रहा था कौन कौन ये वाली गलती करता है। x इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू 13 आ गई तो हाइपोटेनियस अपने को क्या मिल गया? 13। अब हाइपोटेनियस 13 तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 12, तो ये आ गया 12 13 और बेस हो गया 5। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब क्या क्या चीजें निकालनी है? साइन p, तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है बताओ जल्दी? p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, 12 अपॉन 13। क्या ये क्लियर? साइन p। हाँ, इसके बाद कपिल कॉस p की वैल्यू क्या आएगी बता जल्दी। हाँ, कॉस p की वैल्यू क्या आएगी सिद्धि? 10p की वैल्यू निकाल के रखना जल्दी से। इतना क्या टाइम लगा रहे? 5/13। हाँ सिद्धि, 10p की वैल्यू हम्म 12/5 p/b हो गया सबका। हटा दो फिर इसको मैं। चलो, ये हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू वाले हाथ उठाओ जल्दी। ओके, फॉल्स वाले हाथ उठाओ। बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे कुछ, वो क्या कर रहे हैं? तो ट्रू तो नहीं है ये। क्यों नहीं है? 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती है, क्योंकि 10a कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो क्या होता है, कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आती है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/1, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे 1/2, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। समझ गए ना ये चीज? तो p/b में कौन बड़ा होगा? परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा? ऐसा कौन बोला भाई कि परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या परपेंडिकुलर छोटा हो जाए बेस बड़ा हो जाए? हो सकता है ना? तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो 10 की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या ये समझ में आया सबको? चलो, समझ में आया तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये बताओ, साइन ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ट्रू या फॉल्स? साइन ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस ए की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, ट्रू या फॉल्स? ये भी ट्रू, क्योंकि कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है?
बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा है, इसलिए ये 1 से छोटा आएगा। नेक्स्ट, सेक ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ट्रू या फॉल्स? क्योंकि सेक कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? एच अपॉन बी। तो यहाँ हाइपोटेनियस बड़ी साइड जो है वो ऊपर है, तो हमेशा ये 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। समझ गए ना ये सारा कंसेप्ट? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? ट्रू या फॉल्स? तो सेक देखो अभी हमने देखा एच अपॉन बी होता है, एच मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, तो देखो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, तो सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। आंसर क्या है इसका? ट्रू। लेकिन अगर ये बोला होता कि सेक ए की वैल्यू क्या 5/12 हो सकती है, तो आपका आंसर क्या आ जाता? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट का, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कॉस एब्रिविएशन कोसिकेंट का होता है क्या? नहीं होता। कॉस किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन का। और इसका एब्रिविएशन क्या है? कोसेक। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉट एक्चुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, और ये एंगल ये बताता है आप कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में वो रेशियो ले रहे हो। ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं, ये कंबाइनली एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं हो सकती? ओके, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन क्या होता है? एच। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हो रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, तो मैं इसको हटा दूं फिर पूरा, नए टॉपिक पे मूव करें। चलो ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नई चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, मैंने 2 बार इंपोर्ट कर लिया क्या सेम पीडीएफ? अच्छा, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने 6 पढ़े थे उन सबकी वैल्यूज, ठीक है? तो वैल्यू को हमको याद रखना सीखना है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, और वो टेबल की वैल्यूज और एंट्रीज कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा। जिसमें यहां पर थीटा, यहां पर हम थीटा एंगल की वैल्यू लिखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो कि 0 डिग्री है, देन 30 डिग्री है, देन 45 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, और उसके बाद 90 डिग्री है। तो ये सारी थीटा की वैल्यूज है। और यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, टी रेशियोज, जिसमें आएगा साइन थीटा, नेक्स्ट आएगा कॉस थीटा, नेक्स्ट आएगा टैन थीटा। पहले ये 3 लिखते हैं, फिर उसके बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल्स भी आएंगे। तो टैन, उसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर उसके बाद आएगा कॉट थीटा। हो गया? सबने नोट कर लिया? ओके, अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू के साथ, तो इसकी वैल्यू आपको बस याद रखनी पड़ेगी, साइन 0 की वैल्यू। और कुछ इसके तरीके भी है वैसे याद रखने के, लेकिन उससे बेटर है कि आप सीधे फर्स्ट वाली वैल्यू याद रख लो, उसके बाद बाकी सारी वैल्यू को मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है? जैसा हमने देखा ना, साइन
थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये 0 से 1 के बीच में ही होगी इसकी वैल्यू। ओके, अब 0 से 1 के बीच में और कुछ नंबर्स आएंगे, जैसे 30 डिग्री पे ये कितना होगा 1/2, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी 1/√2, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी √3/2, और इसके बाद आ गया 1। तो ये तीन वैल्यू बेसिकली आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1/2, 1/√2 और √3/2। ओके, ये साइन थीटा की वैल्यूज होती है। तो इनको यूज कैसे करना है, जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा आ गया साइन 30 डिग्री इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू सीधे ये टेबल से निकालनी। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2। क्या ये समझ में आ गया? साइन 30 की वैल्यू के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन। को का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म लिखने के लिए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है। जैसे ये 1 यहां पर 90 डिग्री पे आता है, तो यहां पर 1 कब आएगा 0 डिग्री पे, क्योंकि 90 और 0 कैसे एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर √3/2 किस पे आ रहा है 60 पे, ठीक है, तो ये √3/2 यहां पर आ जाएगा कॉस में, कहां पर आ जाएगा 30 डिग्री पे। फिर उसके बाद 1/√2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा निकालने के लिए देखो हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है, टैन जो होता है वो क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये याद है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस जो होता है वो टैन थीटा के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो तो 0/1 कितना होता है 0, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो क्या होगा यहां पर 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। तो ये वाली वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 1/√3। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट नंबर कितना आएगा चेक करके बताओ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये बाय 2 कट जाएगा दोनों का, तो क्या बच जाएगा यहां पर √3। लास्ट नंबर बताओ क्या आएगा 1/0। तो कभी भी किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ओके, 0/1 जो है वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, लेकिन 1/0 हमेशा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट लिख दो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये आ गया। अब इसके बाद आते हैं कोसेक सेक, बाकी तीन पे आते हैं। अभी प्राइमरीली जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो तो हमने देख लिए, नेक्स्ट आते हैं कोसेक पे। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल पेयर होता है साइन का। तो कोसेक को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/sin, मतलब साइन को क्या कर दो उल्टा कर दो, ठीक है। साइन को उल्टा कर दो तो पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं। 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1, मतलब कितना आ जाएगा 2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या बनेगा 1/1, मतलब आंसर क्या आएगा 1। क्या ये क्लियर? अब ये बताओ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 0 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/0 होगा, और कभी भी अपॉन में 0 आए मतलब वो नंबर क्या होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? समझ गए? अब ये बताओ सेक कैसे निकालोगे। कॉस को रेसिप्रोकल करके 1/cos करके। तो बताओ वैल्यू क्या क्या आएगी। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, मतलब कितना आ जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आया सबको? अब एक और ट्रिक है सेक निकालने के लिए, आप ये रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, कोसेक को उल्टा लिख दो। देखो कोसेक जो है
उसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक। क्या ये समझ में आया? क्यों और कैसे पता चला? क्योंकि कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आता है रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दूसरा मिल जाएगा। ओके, अब कॉट को कैसे निकाले? तो कॉट का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, 1/10। तो इसको निकालने के लिए भी दो तरीके हैं, या तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो या 10 को लिख दो रिवर्स ऑर्डर में। 10 को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो ये इनफाइनाइट यहां पर आ जाएगा, ये √3 यहां पर आ जाएगा, ये 1 का 1 और ये 1/√3 और यहां पर ये 0 इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ओवरऑल ये टेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू। और साइन थीटा की पहली वैल्यू 0, आखिरी वैल्यू क्या होगी, 1, 0 to 1। ओके, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यू एज इट इज वहां पर यूज होती जाएंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक्चुअली क्या होता है ना, ये साइन कॉस टेन ये जितने भी फंक्शंस है ना, एक्चुअली इनको फंक्शंस कहा जाता है। इनका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है और इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। आप लोगों ने कभी हो सकता है साइंस वगैरह में पढ़ा है ये वाला ग्राफ? किसमें पढ़ा है साइंस में? साउंड में पढ़ा है। ओके, हाँ, साउंड में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब पढ़ा होगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमारी लाइफ का ग्राफ है, ये डेली रूटीन का ग्राफ है और ये ग्राफ कंटिन्यू चलता है। कैसे कंटिन्यू चलता है? जैसे सनराइज होता है कितने बजे, यूजुअली सुबह 5 बजे, तो उस समय एकदम शाम वाला समय होता है, उसको 0 मान लेते हैं, न्यूट्रल। फिर उसके बाद क्या होता है, सनराइज होने के बाद एकदम दोपहर आ जाती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब सन का एंगल कितना बनता है हमारे लिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू एकदम पीक पे आ जाती है, वो कितनी हो जाती है, 1। तो आप 0 से 90 डिग्री के जो एंगल है, जो धीरे धीरे राइज हो रहा है, वो साइन का ग्राफ यहां पर ये वैल्यू से डिटरमाइन होता है 10th तक। लेकिन जैसे ही आप 11th में जाओगे, तब आप 90 से बड़े एंगल के लिए साइन की वैल्यू भी पढ़ना चालू करोगे और आप ये देखोगे कि वही वैल्यू रिपीट होती है। और जब एक 360 डिग्री एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो ये एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का सिचुएशन चलता है। जैसे सुबह 0 डिग्री सन का एंगल, जब दोपहर के 12 बजे तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। फिर शाम जब हुई, अगेन एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि वहां से सनराइज हुआ, मान लो यहां पर सनसेट हुआ तो 90 डिग्री। और उसके बाद जो है सन दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। कैसे दूसरे डायरेक्शन, समझ रहे हो ना? हम अगर इंडिया में है तो हमारे अपोजिट कौन सा होगा, यूएस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोब में भी देख सकते हो। जैसे अगर मान लो इंडिया यहां पर है, सन यहां पर है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो सन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो वो जो एंगल होगा वो एंगल कहां पर चले जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब 180 डिग्री से भी एक्सीड कर जाएगा और उस समय वो नेगेटिव और हमारे लिए क्या हो जाता है, मिडनाइट होता है। क्लियर? हालांकि ये सारी स्टोरी आपके लिए अभी काम की नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कौन से एंगल के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है 0 से 90, साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बताओ कॉस थीटा के बारे में क्या बोलोगे? अगर थीटा जो है 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या ये क्लियर? टेन थीटा के बारे में क्या बोलोगे? अगर थीटा 0 से 90 जा रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? टेन थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ते हुए कहां तक जा रही है, वो इंफिनिटी तक। मतलब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टेबल बना लिया सबने? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना इस पे बेस्ड। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सीधे सीधे वैल्यूज निकालनी है आपको। फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। तो यहां पर लिखा है साइन 60, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, प्लस कॉस 30, साइन 30 और ये सर सब इस तरह की टर्म्स है। ओके, तो यहां पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी? √3/2। तो टेबल को देखो, तुरंत वैल्यू लिख दो, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? वही होता है, कॉस 30 भी वही होगा। क्यों होगा वही? क्योंकि 30 और 60 कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन और कोसाइन कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए ना ये चीज? तो दोबारा टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 अगर 1/2 है
तो cos 60 कितना होगा, वो भी सेम होगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। क्या ये क्लियर? अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा √3/2 तो कितना बन जाएगा 3/4, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बन जाएगा 1/4। जब दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो डिनोमिनेटर में आ गया 4, न्यूमरेटर में आ गया 3 + 1, तो क्या मिला हमें 4/4 कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या हो गया? हाँ, वो ए और बी के फॉर्म में था, यहां पर कुछ थोड़ा अलग है। चलो नेक्स्ट जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। जैसे यहां पर tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, तो इसका मतलब है tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करो, देन उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग कर दो। समझ गए ना? वैसे यहां पर cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करो, देन उसकी स्क्वायरिंग कर दो। जिनका होते जा रहा है कंटिन्यू सॉल्व करते जाओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके बुक से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। अरे तो 4 बनाओ, 5 बनाओ। अरे वैल्यू तो पुट करना है बस, और क्या। एलसीएम एलसीएम लेना है। ओके, यहां तक सबको क्लियर? अब वैल्यू पुट करते जाओ एक एक करके, तो ये हो गया 2। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां स्क्वायरिंग वगैरह मत करने लग जाना, कोई मतलब नहीं है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों पूरा का पूरा कट जाएगा। समझ गए ना? और यहां पर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, तो 2 × 1 मतलब आंसर कितना आ गया 2 आ गया। दैट्स इट, खत्म हो गया सबका। ये इरेज कर दो फिर ये पूरा। कर दो ना इरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। वैल्यू पुट करना तो आ गया ना सबको, टेबल में से देख के बस वैल्यू रखनी है। हाँ तो cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, नहीं ये 2 होता है। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2। ये पहला काम सबने कर लिया वैल्यू पुट करने का टेबल से। वसुधा कुछ डाउट है? देखो तुम्हारा डाउट मैं समझ गया, ये सेक है और ये कोसेक है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये डाउट है। लेकिन वो सेम तब आती है जब ये 30 हो ये 60 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो अगर है, तो वैल्यू सेम होती है ना? तो ये 2 क्या हो गया 1, इस 2 को 2/1 लिखेंगे। अब कैसे सॉल्व करें यही डाउट है, तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में इन दोनों को कैसे ऐड किया जाएगा, एलसीएम। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3, तो नीचे में एलसीएम आ गया यहां पर √3। क्या ये क्लियर? फिर क्या होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 1 × 2 ये नंबर कितना बन जाएगा 2, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 2√3। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करेंगे, ये 1/√2 होल अपॉन में ये वाला नंबर आ रहा है, तो इसलिए न्यूमरेटर वाले नंबर को एज इट इज 1/√2, और ये डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है। कंडीशन क्या होती है? रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, कितना बन जाएगा √3/2 प्लस 2√3। क्या ये क्लियर? यहां तक आ गया सबका? इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये वाला जो 1 है ये √3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, √3 ही रहेगा। नीचे में जब ये √2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो पहला नंबर क्या बन जाएगा
2√2 और दूसरा नंबर से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2√6, तो प्लस 2√6। अब देखो बुक में क्या आंसर दिया है, क्या ये आंसर नहीं है? क्या है आंसर बुक का? बोलो ना क्या है? 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो हमारा ये आया है, बुक का आंसर ये है। क्या डिफरेंस है हमारे और बुक के आंसर में? जमीन आसमान का अंतर है, ये दिख रहा होगा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर यहाँ है, जमीन का अंतर है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, वो कौन सा है हमारे पास? इरैशनल। और यहां पर वाला पार्ट क्या है? रैशनल। तो क्या किया होगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्लास 9 पढ़ा है कि नहीं सबने? हाँ, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करते, बस साइन चेंज कर देते। क्या ये क्लियर हो गया सबको? 2√2 माइनस 2√6 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहां पर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2√6 का होल स्क्वायर। और ऊपर में √3 जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो √3 पहले नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 2√6। और जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस 2√18। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? हो गया पूरा? मैं सॉल्व कर दूं कि करोगे आगे? करूं, चलो ठीक है। अब सबसे पहले इसकी स्क्वायरिंग 2√2 कैसे बताओ? मतलब जैसे 9th वाले बच्चों को बताता हूं वैसे ही बता दूं ना। 2√2 की स्क्वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 माइनस, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2√6 की स्क्वायरिंग करने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24। तो यहां पर आ जाएगा -24। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब इसके बाद न्यूमरेटर में और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या कर सकते हैं देखना। सबसे पहले ये 2√6 एज इट इज, ठीक है। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। देखो दोनों में 2 है ना, तो 2 को पहले मैं निकाल लेता हूं कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा? √6 माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? √18। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? सबसे पहले ये देख लो, 8 माइनस 24, कितना बचेगा डिफरेंस? -16। न्यूमरेटर में ये -6 माइनस √18 को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो √18 को हम लिख सकते हैं √3 × 3 × 2 ये लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 18। एक 3 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 3√2। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो एक बार। ओके। अब ये वाला 2 और ये वाला 16 कट जाएगा। 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। और अब क्या बचा है यहां पर? देखो न्यूमरेटर में √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8। अब इस -8 को ऊपर भेजो, तो जब -8 ऊपर जाएगा तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो पहले नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो 3√2 पॉजिटिव बन गया, -√6 नेगेटिव बन गया, नीचे में क्या आ गया? 8। अब देखो चेक कर लो, आंसर मैच हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो कुछ नहीं, आपको रैशनलाइज करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद वाला। हाँ, ये मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत कम आए इस तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आए। हाँ, ये इजी कैटेगरी में ये बोल सकते हो, क्योंकि सीधा वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना है। यहां पर छोड़ते तो आंसर गलत नहीं होता। ठीक है, अगर आप बिना रैशनलाइज किए भी अगर छोड़ रहे हो आंसर, इट इज करेक्ट। ओके।
लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन में प्रूव दैट आ गया, ये प्रूव करने बोल दिया और तुम यहां पर आके फंस गए, तो फिर क्या करोगे? तो फिर बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, हाँ। ये माइनस जो है मैंने ऊपर भेजा, तो जब माइनस ऊपर गया ना, तो ये वाले टर्म को उसने बना दिया पॉजिटिव और ये वाले टर्म को बना दिया नेगेटिव। देखो क्या होता है, अगर कभी ऐसा है ना, a माइनस बी अपॉन माइनस सी है ना, तो ये वाला जो माइनस है ना, इसको मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ। तो अगर इस माइनस को मैं ऊपर लिखता हूँ तो माइनस यहां पर आ जाएगा a माइनस बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये प्लस बी बन जाएगा और a वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय सी। तो बस वही है, नीचे से अगर आप माइनस हटा रहे हो तो ऊपर के सारे टर्म के साइन बदल दो। ये हटा दो, क्या हो गया तो सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो जल्दी से। sin 30, tan 45, cosec 60 एंड ऑल। क्या हाँ करना पड़ेगा? हटा दो इसको मैं। ये क्या बनाया, किस तरीके का सॉल्व करता है? ठीक से कर। बातें नहीं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ क्या हो गया सिद्धि, बताओ। चलेगा। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाथ हटा। क्या बोल रहा है? अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करके किया, लेकिन उसमें हमको एक ही साइड पड़ता थी। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन में दिखाना पड़ेगा। नहीं, पहले नीचे ऊपर वाले का इसका एलसीएम लेगा, इसका एलसीएम लेगा, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करेगा। तेरी मेन नोटबुक कहाँ है? यही है। समझ में आया क्या करना है? ओके, मैं उसको बता दिया कैसे पास होना है तरीका। अब वो फॉलो करेगा तो मैं पास करवा दूंगा। और तू क्या कर रहा है श्रेष्ठ? जाग रहा है ना? हाँ ठीक। कपिल शर्मा कैसा चल रहा है शो? ठीक है, नहीं बन रहा क्या? हाँ ऐसा उठाना, नोटबुक में देख लूंगा। हाँ सही तो निकाला है। चलो एक बार इधर बोर्ड पे देख लो, अपने आंसर्स चेक कर लो। ओके ध्यान देना, वैल्यूज पुट कर दिया सबने, तो साइन 30 की जगह पे 1/2 प्लस tan 45 1/1 माइनस कोसेक 60। मेरे को कोसेक याद नहीं रहता, मेरे को साइन याद है। साइन का उल्टा होता है, साइन होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ओके, उसके बाद सेक 30 वो कोसेक 60 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा? 2/√3 प्लस कॉस 60 वो साइन 30 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 और tan 45 दोनों होते हैं 1। ये वैल्यू चेक कर लो, सबने ऐसा पुट किया क्या? फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? न्यूमरेटर की ये सारे फ्रैक्शन वाली टर्म्स को ऐड करने के लिए
लेना है इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, चेक करके बताओ। 2√3। ओके, अब न्यूमरेटर में यहां पर ये 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर वाले टर्म। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 और √3। तो ये मल्टीप्लीकेशन पे ये क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर? अब इस वाले 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर वाले टर्म। तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, +2√3। क्या ये क्लियर? अब इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 4, और सामने में माइनस साइन है। चेक कर लो, ये स्टेप क्लियर सबको? देख, पहले तो एलसीएम निकाल लिया तीनों का प्रोडक्ट ये आ गया, है ना। अब इसके न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से क्या होगा, तो बाकी दोनों के जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो होगा। तो √3 इंटू 1 इंटू ये, तो क्या बनेगा, √3 बनेगा। अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों की डिनोमिनेटर वाली टर्म। तो 2 और √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2√3। अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर वाले टर्म। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा, 4। क्या ये क्लियर हो गया? वही काम अब नीचे वाले फ्रैक्शन के लिए भी करेंगे, इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए। तो इन तीनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, सेम 2√3 ही आएगा। ओके, अब इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, धैर्य बताना, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा, 4। इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू 1, मतलब क्या बनेगा, +√3। इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 और 2, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 2√3। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपका न्यूमरेटर है और ये पूरा आपका डिनोमिनेटर है। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो, √3। अच्छा नहीं, थोड़ा एज इट इज नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो यहां ध्यान दो, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, ये दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, 3√3 -4 अपॉन 2√3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, ये दोनों नहीं कटेगा, हाँ वो कटेगा, मैं अगले स्टेप में काट रहा हूं एक्चुअली। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको भी मैं सिंप्लीफाई अगर करूंगा तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 4 + 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। क्या ये क्लियर सबको? अब इसके बाद ये न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज 3√3 -4 अपॉन 2√3। ठीक है, समृद्धि इधर ध्यान दो। इसके बाद ये वाली टर्म जो डिवीजन में थी वो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या बनेगा, क्या होगा बताओ तो, इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या मल्टीप्लाई होगा, श्री बताएगी, वो बातें सुन रही थी ना उस समृद्धि की। हाँ बताओ। अच्छा फेयरली बता दो, कितने बच्चों को ये चीज नहीं पता कि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, हाथ उठाओ, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। 1 2, हाँ तुमको तो बाहर गई थी, ठीक है। 3, ओके, बाकी सबको पता है, नहीं पता है? देखो इधर ध्यान दो भाई, क्या होता है कभी भी अगर टर्म ऐसा होता है ना, A/B होल अपॉन C/D, तो ऐसे टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है उसे एज इट इज लिखा जाता है, और जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो C/D है तो उसको क्या कर देंगे, D/C कर देंगे। समझ गए ना? तो जैसे यहां पर अगर ये डिवीजन वाली टर्म को मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहता हूं तो इस पार्ट को क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो 2√3 ऊपर आ जाएगा और 4 + 3√3 नीचे आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? क्या हुआ, समझ में आया अक्षांश? अब क्या होगा, ये 2√3 और ये 2√3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 3√3 -4। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4 + 3√3। क्या कट जाएगा ये दोनों? नहीं कटेगा ना, ऊपर नेगेटिव नीचे क्या है, पॉजिटिव। रैशनलाइज करेंगे, और अभी रैशनलाइज न करके पहले उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई मतलब सेम तरह से अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ 3√3 पहले है, -4 बाद में,
तो यहां पर भी 3√3 को पहले प्लस 4 को बाद में करता हूं। तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर? अब रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या लेंगे इसका, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3√3 माइनस 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये तो याद है ना कैसे करते थे? जो नीचे वाला टर्म है उसी के साइन को चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये करने से डिनोमिनेटर में क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या होगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो इसका। तो डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 3√3 का होल स्क्वायर, एक मिनट, तने बताएगा। हाँ बता। हाँ कपिल बता क्या आएगा? हाँ वैभवी बताओ। आंसर आएगा 27, क्योंकि 3 की स्क्वायरिंग करेंगे, पहले 3 की स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा? 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या ये क्लियर सबको? और न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर 27 माइनस 16, डिफरेंस क्या होगा? 11। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। क्या ये क्लियर? हाँ कपिल बता, इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? अरे अभी तो स्क्वायरिंग करने पे 27 लिखा ना, तो इसका स्क्वायरिंग करने पे दोबारा क्या बदल जाएगा? 27 ही आएगा ना। फिर 4 का स्क्वायरिंग करने पे कितना हो जाएगा? 16 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस 24√3। क्या ये क्लियर सबको? अब इसके बाद इन सबको ऐड, इन दोनों को ऐड करो, सबको मत करना, ये नहीं होगा ना ऐड। तो इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा? 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। क्या ये क्लियर? ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करना क्या आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां पर ध्यान दो क्वेश्चन बनाने पे। क्या है आंसर बताओ, फाइनल आंसर? ये यार है बुक में भी। ओके किसी को कुछ डाउट इसमें? हाँ नहीं, आंसर सही आएगा लेकिन तुम लोग गलती कर दोगे। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या गलती कर दोगे पता है? अगर बिना अरेंज किए रैशनलाइज करोगे जैसे यहां पर, तो 4 पहले ये बाद में, तो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तुम लोगों से। ठीक है, क्योंकि फिर उसके यहां पर भी माइनस कॉमन निकाल के करना पड़ेगा, वो सब चीजें ध्यान में। नीचे में -11, ऊपर में ये प्लस ये माइनस, ऐसा आ रहा है। तो फिर कुछ और गलती किया होगा। ठीक है, ओके इधर पे ध्यान देना। एक सेकेंड और, एक और क्वेश्चन इसका बच गया है, ये वाला क्वेश्चन। ये बना पाओगे क्या? इसको बना के अच्छे से रैशनलाइज करके फाइनल आंसर निकाल के बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके तो कल 11 बजे मैंने बोला है, वो बच्चे जिनको अभी रिसेंटली 2-4 दिनों के अंदर टेस्ट है, ठीक है, वो अपने डाउट लेके आ सकते हैं। 11 से 12 1 घंटे में अवेलेबल रहूंगा। ओके 3 घंटे पढ़ना है। थोड़ा जोर से बोलो। अभी जो चैप्टर 29 को है,
तो देख लो, तुमको अभी आना है तो अभी आ जाओ, नहीं तो आगे आने वाले संडेस में देख लो। ठीक।